नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको लाए हैं रूस में। When the new government talks to you sweetly and makes big promises, it deceives you. All you get is war, hunger and landlords. रूस जो पहले सोवियत संघ था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थी, लेकिन वही रूस आज रूसी गणराज्य बन गया है और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने की कोशिशें कर रहा है। शासन व्यवस्था बदली है, लेकिन रूस और भारत के मिजाज नहीं बदले हैं और यही वजह है कि भारत आज भी सबसे ज़्यादा रूस पर विश्वास करता है। रूस मॉस्को के क्रेमलिन की ताकत से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग की भव्यता, साइबेरिया की खूबसूरती, आर्कटिक के खजाने और उफा की सहिष्णुता तक, एक महादेश की तरह सबको अपने में समेटे हुए है। रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से -72 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। खनिज पदार्थों से भरपूर और तेल और गैस के बादशाह रूस ने इतिहास की गति को बदला है। और बदले इतिहास को फिर से दुनिया के रंग में रंगते रमते देखा है। दुनिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट क्रांति रूस में ही हुई। रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा और आज वो फिर से अपने पुराने रसूख को कायम करने की कोशिशों में लगा है। Tricky question, I do believe. I don't think that Russia became weaker. Might be from America's point of view we became, but still we are trying to do our best. सोवियत संघ का विखंडन ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद भी रूस जो है वो काफ़ी ताकतवर देश है। हमारे साथ जो मित्रता है वो परंपरागत मित्रता आज भी चली आ रही है। राज्यसभा टीवी ने रूस का दौरा तब किया जब यूक्रेन विवाद से घिरे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 से 10 जुलाई को उफा में ब्रिक्स और एससीओ का शिखर सम्मेलन साथ साथ आयोजित किया था। 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। यह दुनिया की उन विसंगतियों का जवाब दे सकती है जो संयुक्त राष्ट्र के धनी राष्ट्रों के पक्ष में झुकाव से उपजती है। भारत को इसका स्वाभाविक तौर पर लाभ होगा, क्योंकि भारत विकासशील देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है और भारत दुनिया की एक उभरती ताकत में भी शुमार है। रूस के सीमाई राज्य बस्कोरोस्तान की राजधानी उफा भौगोलिक और मानवीय खूबसूरती का अद्भुत नमूना। ये है रूस का एक मुस्लिम बहुल प्रांत, लेकिन कभी भी यहाँ न तो आतंकवाद पनपा और न ही कभी इसने रूस से अलग होने की मांग की। ये रूस के धार्मिक सहिष्णुता और विविधता में एकता का प्रतीक है और दुनिया के लिए एक नजीर। यहाँ मस्जिद भी है और गिरजाघर भी, लेकिन धार्मिक टकराव कभी नहीं। मैं इधर 6 साल से रहती हूँ, तो मैंने कभी रिलीजन को लेके कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा। वो लोग एक दूसरे को नापसंद करते, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं।
हम अभी खड़े हैं उफा के माउंटेन ऑफ फ्रेंडशिप के सामने। यह बस्कीरी राज्य और रूसी गणराज्य के बीच राजनीतिक दोस्ती का प्रतीक है। दरअसल सोवियत संघ के विखंडन के बावजूद रूस ने उस प्रयोग को खत्म नहीं किया जिसके तहत उन्होंने राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता दी थी, और यही वजह है कि रूस आज भी आंतरिक रूप से राजनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत है। चाहे उफा हो या मॉस्को, रूस ने सोवियत जमाने के प्रतिबिंबों और प्रतीकों को आज भी संभाल कर रखा है। कार्ल मार्क्स और लेनिन स्ट्रीट आज भी यहां कायम है क्योंकि कम्युनिस्ट शासन इनके लिए आधुनिक रूस की शुरुआत है। वो लेनिन को महज कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक के रूप में नहीं बल्कि आधुनिक रूस के महान नेता के रूप में देखते हैं। We are on the square where we see Lenin. Lenin is our leader of our nation, and this leader making our nation more happy because we get education. A lot of students study, and then proletariat is working here, so we make a lot of work for our nation here. New government talks to you, speak and make big promises and deceive you. All you get is war, hunger and landlord. 1917 में रूस में स्थापित कम्युनिस्ट शासन ने रूस को निरंकुश जार शाही से बाहर निकाला और 1991 तक उसने रूस को दुनिया के नक्शे पर एक सशक्त देश के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन 1991 में शासन बदलने के बाद लोगों ने पीछे नहीं देखा और नए सिरे से जीवन की राह पर आगे बढ़ गए। कुछ लोगों को लगा था कि रूस अब संभल नहीं पाएगा, लेकिन सच ये है कि लोगों की आर्थिक गतिशीलता बढ़ गई। सोवियत संघ के विखंडन के बाद बहुत सारे लोगों को लगा था कि रूस कमजोर हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, लेकिन रूस ने उसके बाद व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और उसकी व्यापारिक क्षमता में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि भारत रूस के व्यापारिक क्षमता का उपयोग करे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो उसका दोहन करे। रूस अब अपने बाजार को मजबूत करने में लगा है। बाहर के निवेश वहां आ रहे हैं। रूस ने अपने बाजार को सारे छुआछूत से मुक्त करा लिया। और दुनिया के श्रेष्ठ को अपने यहां लाने की कोशिश में है। मॉस्को जाएं या उफा, आज का रूस एक बेहतर पर्यटन स्थल भी है और अच्छे लोगों की एक अच्छी सुशासित जगह भी। रूस के इस बदलाव से लोगों की स्थिति बदली है। लोग खुश दिखते हैं और बेधड़क रात दिन जहां चाहे जा सकते हैं। अपराधियों और मनचलों का भय औरतों को नहीं सताता। लोग अनुशासित और नियंत्रित हैं। साफ सफाई भरपूर है और औरतों का सम्मान भी है। महिला यहाँ पे हर वो काम जो आप देखते हैं कि एक पुरुष कर रहा है वो करती हैं, चाहे वो ट्रेन चलाना हो, चाहे वो बस चलानी है, चाहे वो आपका बाहर बर्फ़ उठानी हो। तो मतलब ये मैनुअल से लेके और सोफिस्टिकेटेड काम सारे करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर महिला काम करती हैं, तो महिला पुरुष दोनों घर में काम करते हैं। तो ट्रेंड यही है कि दोनों काम करें और इस तरह से परिवार को आगे बढ़ाएं। चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सड़कों और फुटपाथों की व्यवस्था, आम आदमी वहां चैन से है। लोगों के लिए शहर के अंदर सार्वजनिक विस्तार का भरपूर ध्यान रखा गया है। चाहे दुकानें हों या बाजार, सब कुछ करीने से सजे दिखते हैं। रूस में होने पर अनायास ही ये सवाल मन में उठता है कि रूस के इतने करीबी मित्र होने के बावजूद सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में हम कुछ भी अमल नहीं कर पाए। यहाँ पे आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी रोड हैं, सब है ये किसी पोएट के नाम पे, किसी ऑथर के नाम पे, किसी साइंटिस्ट के नाम पे वो हैं। तो यहाँ पे उस बात का बड़ा माना जाता है कि ये लोगों ने इन फील्ड्स में अच्छा काम किया।
तो एक तरह से बड़ा बैलेंस समाज है जिसे बढ़ा रहे हैं। सोवियत जमाने में रूस भारत का गहरा मित्र देश था और भारत के प्रति उसका प्रेम अद्भुत। आज जो भी रूस में है वो पुरानी यादों से भावविह्वल हो जाता है। उस समय एक जरूर था कि कहाँ राज कपूर, कहीं ये और हमारा रूबल ट्रेड, तो उसमें ये लगता था कि सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है, सब बड़े वो चल रहा है। आज भी हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। उफा के बाद जब हम मॉस्को पहुंचे तो नजारा पुराने और नए रूस की ताकत, तकनीक और योजनागत विकास का नमूना लग रहा था। शहर की सुंदरता और डिजाइन मन को वैसे लुभा रही थी। मॉस्को आज भी दुनिया के चंद खूबसूरत शहरों में से एक है। हर बदलते वक्त के साथ मॉस्को की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। अभी हम खड़े हैं मॉस्को शहर के बीच से गुजरती हुई मस्कोवा नदी के सामने। इस नदी के चारों तरफ आप देखिए नए नए बाजार हैं, नई बिल्डिंगें हैं, नए दफ्तर हैं। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि मॉस्को किसी भी पश्चिमी देश से पिछड़ा हुआ है। मॉस्को और रूस तेजी से बदल रहा है। आज का रूस आर्थिक रूप से खुद को दुनिया की चुनौतियों के सामने मजबूती के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक रूप से भी वो भारत की तरह बहुदलीय लोकतंत्र और 2 सदनों वाली संसद की शैली अपनाए हुए है, जिसे डूमा और फेडरेशन काउंसिल कहते हैं। खास बात यह है कि भारत की तरह रूस में भी गठबंधन की सरकारें चली हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। पुतिन खुद यूनाइटेड रशिया पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वो सोवियत जमाने में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में से एक थे। अभी हम पहुंचे हैं उफा में व्लादिमीर इलिच लेनिन के स्मारक के सामने। ये वही लेनिन हैं जिन्होंने दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की और सारे व्यवहारिक अर्थशास्त्र के नियमों को धूल घोषित कर दिया। रूस एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा और गुलामी से मुक्त हुए देशों का रहनुमा बन गया। लेकिन सोवियत संघ के विखंडन के बाद लगा जैसे रूस कमज़ोर हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस ने भी बाजार की अर्थव्यवस्था को अपनाया और आज रूस पूरी दुनिया में एकाधिकारवादी ताकतों को चुनौती दे रहा है। भारत का रूस तब भी मित्र था और आज भी मित्र है, लेकिन इस पर हम बातें करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम हैं रूस में और अभी हम खड़े हैं उफा में लेनिन के दूसरे स्मारक के सामने। रूस की खासियत यह है कि इसने अपने इतिहास को, पुराने गौरवमयी इतिहास को भुलाया नहीं है और सोवियत संघ की जो थाती थी उसको बचा कर रखा है। और यही वजह है कि आज रूस की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था भले ही बदल गई हों, लेकिन पुराने सोवियत संघ के शासन व्यवस्था का अनुशासन नहीं बदला है। और यही आज के रूस की ताकत है। और साथ में नहीं बदला है भारत के प्रति रूस का प्यार और सम्मान। सर्गेई मित्रोखिन रूस के विपक्षी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि रूस के मन में भारत के लिए प्यार बरकरार है। Результатом этого саммита является возобновление наших старых, добрых, дружественных отношений, в том числе и с Индией. इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, हम तो गरीब देश थे, एग्रीकल्चरल देश थे, इंडस्ट्री था नहीं, एजुकेशन था नहीं, हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं था। इन सब चीज़ों में हमें मदद मिली सोवियत यूनियन से। ये हिंदुस्तान स्टील जो सेटअप किया, बोकारो भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, कई सारे ऐसे हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट सोवियत यूनियन के मदद से सेटअप हुए, उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से हुआ। IIT बॉम्बे उनकी मदद से सेटअप हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। आज भी रूस वो सब कुछ हमें देने को तैयार है जिसके लिए पश्चिमी देश अभी तक ना नुकुर करते रहे। अमेरिका से परमाणु समझौता 2005 में हुआ, लेकिन अभी तक न तो एक कलपुर्जा आया और न 1 ग्राम यूरेनियम। तरह तरह की शर्तें और तरह तरह की संस्थाओं के साथ विवाद। लेकिन रूस आजादी के बाद से ही हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद कर रहा है और रूस के सहयोग से सबसे ज्यादा आधुनिक कुडनकुलम 5 तक पहुंचने वाले हैं। कोई शर्त नहीं, कोई टकराव नहीं।
विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया से मेक इन इंडिया की अपील की, लेकिन वो आ रहा है सबसे पहले रूस से, और वो भी रक्षा क्षेत्र में। इसका समझौता भी हो चुका है और इसमें तकनीक का हस्तांतरण भी होगा, जैसा कि भारत चाहता है। हम जॉइंटली रिसर्च करते हैं, जॉइंटली इक्विपमेंट को डेवलप करते हैं। अब जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने की बात शुरू हुई है मेक इन इंडिया के तहत। रक्षा की तरह भारत को आजादी के बाद अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में रूस ने मदद की। हमारा सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट पूरी तरह से रूस के सहयोग से बना और उसे रूसी वाहक सोयूज से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। आज भी रूस अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी महाशक्ति है और 2007 और जून 2015 में भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष में संचालन और सहयोग के कई समझौते किए गए। India is a emerging power in space technologies, though Russia has very good and long tradition of it. रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। तेल का ये सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के ONGC विदेश और SR ने रूस के रोसनेफ्ट के साथ अलग अलग समझौता किया है। रूस ने भारत को आर्कटिक में भी गैस की खोज और निकालने के काम में अपना सहभागी बनाया है। इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ रूस ने 20 साल तक LNG की आपूर्ति का वादा किया है। दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है इनके पास ऑयल और गैस का। अच्छा, यूरेनियम, रेयर अर्थ्स, गोल्ड, आयरन, कोल और बाकी जितने भी आप मिनरल्स कहिए, सब कुछ है इस देश में और सब कुछ काफ़ी अब एक्सप्लॉइटेबल स्थिति में है और काफ़ी ऐसी स्थिति में है जो अभी तक एक्सप्लॉइट हुआ नहीं है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात करते हैं हम कि इंडियन जब हमारे संबंध इतने घने हैं तो इसका हमें फ़ायदा उठा के हमारे बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहिए इन सब चीज़ों को के एक्सप्लॉइटेशन में, इन्वेस्ट करने में, इंपोर्ट करने में। विज्ञान की शिक्षा और तकनीक का मामला हो या व्यापार का, दोनों देश अब अपने संबंधों के व्यापक विस्तार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है, लेकिन इस बीच हमें रूस की जरूरत भी शिद्दत से महसूस होती रही। जुलाई 2015 में ब्रिक्स और SCO शिखर सम्मेलन के वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद कई अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इधर के दिनों में दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों की कई मिसालें हैं। Discussion on economic issues, including issues pertaining to trade, to market access, to investments by each other, to some of the process challenges, including visa liberalization of visa, and discussion on the progress on the FTA with the Eurasian Economic Zone. Нестабильность на рынках. रूस ने भारत के दवा उद्योग और कृषि में निवेश करने वालों को विशेष सहूलियत देने का निर्णय लिया है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्मार्ट सिटी निर्माण, मालवाहक कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर के अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग भी शुरू होंगे। I think with new technology and internet business and a new industry business, it's very important for Russian and India plant, and I see good perspective for develop this business in Russian and Indian markets. रूसी और भारतीय दोनों लोगों का कहना है कि एक दूसरे देशों की शैक्षिक डिग्रियों को मान्यता देना दोनों देशों के बीच नजदीकी बढ़ाने के लिए जरूरी है। वीजा ना मिलना और एक दूसरे के देश में प्रवेश करना बड़ी समस्या है। Одна из проблем – это проблема визы, получения виз, особенно со стороны российской. लोग आते हैं, वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होती है। अगर वीज़ा मिल गया तो यहाँ एयरपोर्ट में प्रॉब्लम होती है।
इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए हमारे दोनों देश के बीच में। इसके बावजूद रूस में संभावनाएं काफी हैं और यही वक्त है जब भारत को अपने निर्यात में वृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अनुभव यह है कि भारत के व्यापारी कई बार रूस में व्यापार को गंभीरता से नहीं लेते, न ही उसे ठीक तरह से प्रचारित करते हैं। इसकी वजह से जो काम कर रहे लोग हैं उनको उचित लाभ मिल नहीं पाता। Crisis is the devaluation of rubles. We are basically importing the goods. So when you pay back money, it is ruble का devaluation का वजह से हमको ज़्यादा पे करना पड़ता है. Like that is the crisis. We Indians didn't promote our products, high-end products, to the local people. If we introduce them, then you see our products are almost cheaper than 30% from the European market. रूस भी अपने दायरे को बढ़ा रहा है। वो भी एक देश या मुद्दे से हटकर विभिन्न देशों और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग को बढ़ा रहा है। भारत कहीं इसमें पीछे न रह जाए, इस बात को ध्यान में रखना भी जरूरी है। Сегодня саммит показал, что загружается новая философия взаимоотношений. И однополярный мир, он неприемлем. We're trying to get new connections with the other countries, and this political situation shows us that our European friends sometimes are not too good friends as well. There is a right time to enter in the market. So there is a big window for Indians to come here and to market their product professionally. रूस के लोग आज भी दुनिया के किसी एक देश के लोगों को पसंद करते हैं तो वो हैं भारतीय। दोनों देशों के बीच एक समस्या भाषा की आती है, लेकिन रूस की नई पीढ़ी अब अंग्रेजी तेजी से सीख रही है। I respect India. I think India keep truth, and I like so much Indian people. Indian people very open and honestly people. When I meet very good people when I was in India. My name is Alla. I live in Ufa. I like India. ये भारत के प्रति रूस के प्यार का ही नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न सिर्फ मॉस्को बल्कि रूस के कई हिस्सों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भारतीय दूतावास की तरफ से इसके अलावा भारतीय संस्कृति को रूस में प्रसारित करने के काम लगातार किए जाते रहे हैं ताकि इस प्यार को लोगों के मन में स्थायी रूप से बनाया रखा जा सके। हमारे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, योगाभ्यास को लेके और हिंदी को लेके एक रुचि है, एक स्नेह है और एक सम्मान है। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की ये मूर्तियां मॉस्को में स्थापित हैं। हर साल बाकायदा इन पर फूल मालाएं भी चढ़ाई जाती हैं। ये मूर्तियां सोवियत काल से ही लगी हैं और आज भी वो यहाँ सम्मान के साथ विराजमान हैं। और अब इस चौक पर लगे इस जाल को देखिए। यहाँ प्रेमी युगल आते हैं और अपना ताला लगाकर चले जाते हैं। मान्यता ये है कि ताला प्रेम को जीवित रखेगा। This is a place where people who get married near this, they come here. They took their, they wanted to make their love forever, so they took this thing. It's called zamok in Russian, and yes, and they believe that their love will come forever, and they make photos here. They are happy here, so it's a very popular place in Ufa. तो ध्यान ये रखना है कि भारत और रूस के बीच स्नेह का न ताला टूटे न बंधन। रूस और भारत के बीच वो सब कुछ है जो एक दूसरे को ऊर्जा देता है, नहीं है तो सिर्फ अविश्वास, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
और अब हम पहुंचे हैं मॉस्को के विक्ट्री मेमोरियल पार्क के सामने। यही वो जगह है जहां रूस की फौज ने जर्मनी के हिटलर की फौज को परास्त किया था और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति की घोषणा हुई थी। रूस में कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा आज भी कायम है और भारत के प्रति उसका प्रेम भी। जरूरत है दोनों देशों के कानूनों में फेरबदल करके इतना आसान बनाने का ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। राज्यसभा टेलीविज़न के इस खास कार्यक्रम में कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, दस विदानी।